नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के विषय में हम चर्चा करेंगे, तो उसी क्रम में आज हम चोल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। चोल वंश के बारे में आज का जो वीडियो होगा वो उसका पहला भाग होगा, जिसमें उसके प्रमुख शासकों के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे और फिर अगले भाग में हम चोल प्रशासन के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस की सूचना समय पर मिलती जाए। तो हम चर्चा करते हैं चोल वंश के ऊपर। मित्रों, दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों का शासनकाल राजनीतिक दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और बल्कि आप कह लीजिए कि रचनात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही उर्वर रहा है, बहुत ही प्रोडक्टिव जिसे कहते हैं काल रहा है। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य काल में तमिल सभ्यता अपनी गरिमा के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इतिहास में पहली बार समूचा दक्षिण भारत एक शासन के अधीन हुआ था। इन नई परिस्थितियों में लोक प्रशासन की समस्याओं के निराकरण का बहुत ही गंभीर प्रयास किया गया। स्थानीय प्रशासन की बात हो, चाहे कला, धर्म और साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, इस काल में तमिल देश जिस ऊंचाई पर पहुंचा, फिर से उस स्तर पर वह कभी नहीं पहुंच पाया। तो इन सभी क्षेत्रों में और विदेशी व्यापार में, नौ परिवहन के क्षेत्र में, इससे पहले पल्लव शासनकाल की बात हमने की थी, तो पल्लवों के शासनकाल में जिन आंदोलनों का एक तरह से श्री गणेश हुआ, वे इस काल में यानी चोल काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए। जहाँ तक चोलों के इतिहास को जानने के साधनों का प्रश्न है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य कई विषयों की भांति चोलों के इतिहास के बारे में भी पहले हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 1900 ईस्वी के आसपास हमारे पास बहुत अल्प मात्रा में ऐसी सूचनाएं थी जिन्हें प्रामाणिक माना जा सकता हो, जिन्हें प्रामाणिक कहा जा सकता हो। लेकिन धीरे धीरे इतिहासकारों के प्रयास से, शोधकर्ताओं के प्रयास से हमें इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती गईं एवं इतिहास की परत दर परत खुलती चली गई। अभी भी हमें नवीन शोधों से अनेक स्थानों के विषय में सूचनाएं मिल रही हैं और आगे के शोधकर्ताओं के प्रयास से और भी सूचनाएं मिलती रहेंगी। चोल शासनकाल को जानने के हमें जो साधन उपलब्ध हैं वे हैं तमिल साहित्य, कुछ अभिलेख, मंदिर, स्मारक और उसके अलावा विदेशी प्रमाण इत्यादि। इस तरह के जो साधन हैं जिनके जरिए हमें चोल शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, चोल शासन के बारे में सबसे पहले तो आपको यह जानना प्रासंगिक होगा यहाँ पर कि चोल राज्य एक तो अत्यंत प्राचीन काल में, जिसे संगम युग कहा जाता था, तो संगम युग के दौरान हमने ये देखा कि उस समय बहुत सारे प्रसिद्ध चोल शासकों ने शासन किया। बाद में आगे चल कर के उनके शासन का काफ़ी दिनों तक, कुछ शताब्दियों तक एक तरह से अवसान हो गया और फिर से उनको जो है वो दूसरे राजाओं के सामंतों वगैरह के रूप में काम करना पड़ा। लेकिन और आगे चल कर के फिर से उनके साम्राज्य का पुनरुद्धार हुआ, जो कि विजयालय के समय में हुआ, और उसके बाद फिर
अनेक महत्वपूर्ण शासक हुए और जिन्होंने चोल राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो सर्वप्रथम चोल राजा वे हैं जिनका उल्लेख हमें संगम साहित्य में मिलता है। विद्वानों की आम राय है कि इस साहित्य की रचना ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में हुई थी। इस साहित्य का आंतरिक कालक्रम अभी तक सुनिश्चित नहीं है, यह कहना बड़ा मुश्किल है कि आंतरिक कालक्रम उसका क्या था। इस अनिश्चितता ने इस काल का साहित्य लिखने में इतिहासकारों के समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। संगम साहित्य में कतिपय राजाओं के नाम मिलते हैं और उनकी प्रशस्तियाँ हमें मिलती हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है, यह विदित होता है कि राजा सचमुच इतने अच्छे थे जिनके कारण कि वो सुयश के भागी बने। कीर्ति उनकी जो है वो चारों ओर विख्यात हो गई। तो ये कवि भी सच्चे कलाकार थे जिन्होंने उनकी प्रशस्तियाँ लिखें, जिन्होंने ढेर सारा साहित्य रचा, तमिल साहित्य रचा संगम काल में। और संगम साहित्य में जिन राजाओं के नाम, जिन चोल राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं उनमें प्रसिद्ध हैं करिकाल चोल, नलंगिल्ली, नेडुंगिल्ली, किल्ली बलबन, कोप्पेरुंजोल, पेरुनर किल्ली, कोंचेक नान इत्यादि। तो इस तरह से जो है ढेर सारे शासकों के नाम हमें तमिल साहित्य में मिलते हैं संगम काल के। इनमें कोंचेक नान जो है वो और करिकाल, ये दोनों जो है बहुत प्रसिद्ध शासक हुए थे चोलों के संगम काल में और इन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की थी अपने कार्यों के द्वारा। संगम साहित्य से उस समय की सरकार एवं उस समय का जो सामाजिक आर्थिक जीवन था उसके ऊपर काफ़ी प्रकाश पड़ता है, उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। संगम युग के बाद लगभग 3 शताब्दियों तक चोलों का इतिहास एक बार अंधकार में डूब गया। आप कह सकते हैं कि संगम युग के बाद 3 शताब्दियों तक जो उनका इतिहास है वो अंधकारपूर्ण है, वो उनका डार्क एज था। तो इस अंधकार का अंत 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आप कह सकते हैं या 9वीं शताब्दी के दूसरे चरण में, 9वीं शताब्दी के दूसरे चरण में विजयालय के राज्यारोहण से होता है। तथापि इस राजवंश में लंबे अंतराल में जो परिवर्तन हुए उसकी थोड़ी बहुत झलक हमें कुछ पुरालेखों में, कुछ अभिलेखों में और कुछ उस समय के, उस काल के उपलब्ध साहित्य में मिलती है। और जब चोलों के अवनति के दिन थे तो उस समय जो है कुछ दूसरे राज्य जो थे उनकी चढ़ती के दिन थे। जैसे अभी हमने कल पल्लव शासन की बात की थी, पल्लव काल की, पल्लव राज्य, पांड्य राज्य, ये लोग चढ़ती पर थे। तब चोलों के वंशज अपने प्रतिद्वंदियों की सेवा करने और उनका आश्रय ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। कहते हैं कि मुसीबत के दिनों में कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे अच्छे राजवंश जो है वो उनको अपने विरोधियों के समक्ष झुकना पड़ता है, अच्छे अच्छे शासकों को अपने विरोधियों के समक्ष झुकना पड़ता है। ये जो काल था 3 शताब्दियों का, ये काल चोलों के लिए ये भी मुसीबत का काल था। प्राचीन स्मृतियाँ जल्दी नहीं मिटती हैं। महान राजवंशों के नाम कुछ समय तक अंधकार में डूबे रहते हैं, तिमिराक्षण रहते हैं, किंतु आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि भाग्य चक्र घूमता है, भाग्य चक्र पलटता है और उसके पलटते ही फिर से जो पुराने शासक होते हैं या पुराने राजवंश होते हैं वो फिर से अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। संभवतः जब चोलों का
अंधकारपूर्ण युग था, जब वो डार्क एज में एक तरह से रह रहे थे, तब भी ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि उरैयूर पर सदैव उनका अधिकार बना रहा और विजयालय ने इसी उरैयूर के आसपास प्रसिद्धि पाई थी। सुदूर तेलुगु प्रदेश और उसके भी उत्तर के चोल वंशज उरैयूर एवं कावेरी का यशोगान करते हैं। समकालीन पुरालेख भी जो इसी निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। तो चोलों के विजयालय वंश के उद्भव के साथ ही उनके इतिहास का कालक्रम एक बार फिर से स्थिर हो जाता है। और तो विजयालय चोल, जिसने कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बार फिर से चोल राजवंश को रिवाइव किया, यानी आप कह सकते हैं कि जो नया चोल राजवंश था उसकी नींव डाली, तो उसका राज्यारोहण इतिहासकारों के अनुसार 850 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। विजयालय के बाद उसका पुत्र आदित्य प्रथम, जो कि 871 से 907 ईस्वी तक जिसने शासन किया, वो शासक बना और इसने पल्लव राजा अपराजित को हराया और अपने राज्य का विस्तार टोंडई नाड एक जगह है, टोंडई नाड तक कर लिया। उसने कोंगू देश की भी विजय प्राप्त की और अपने समकालीन चेर राजा से उसकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। तो इसने कुछ मंदिरों का भी निर्माण कराया था। विजयालय वंश के जो शासक थे वो कट्टर शैव थे। आदित्य ने कुछ शिव मंदिर बनवाए थे जिनके लिए वो जाना जाता है। और आदित्य के बाद परांतक प्रथम गद्दी पर आया, जिसने कि 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन किया। उसने लगभग जो है वो 48 वर्षों तक शासन किया। और परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य पर आक्रमण किया और उसे जीता। उसके उपरांत उसने वेल्लूर के युद्ध में विजय प्राप्त की। केरल के राजा कोलप्पलवूर के पुलवेट्टरय्यर सरदारों और कोंडुवालूर के वेलोर सरदारों से उसकी गाढ़ी मित्रता के उल्लेख मिलते हैं। थोड़ा सा नामों का उच्चारण दक्षिण भारत के कठिन है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने पांड्यों के साथ युद्ध में उसकी सहायता की थी। तो परांतक ने बाणों और वैदुम्बों से भी युद्ध किया। बाण एक राजवंश था और अपने साम्राज्य का उसने काफ़ी विस्तार किया। उसे अपने शासनकाल में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कृष्ण के आक्रमण से उसे थोड़ी क्षति पहुंची। 955 ईस्वी के लगभग उसके शासन का अंत हुआ। परांतक की मृत्यु से राजराज प्रथम के राज्यारोहण तक लगभग 30 वर्षों का एक छोटा सा अंतराल है, जो चोल इतिहास के सबसे अधिक दुष्कर भागों में से एक है। और इनके बारे में सही प्रमाण हमें नहीं मिल पाता। संभवतः इस बीच में कई शासकों ने शासन किया था, गंडरादित्य, अरिंजय, सुंदर चोल, उत्तम चोल इत्यादि ने। तो इस तरह से इनके उत्तराधिकार के क्रम का विवेचन सही ढंग से करना जो है वो संभव है नहीं, वो बड़ा थोड़ा भ्रामक है। 985 ईस्वी में राजराज चोल के राज्यारोहण से चोल वंश के वैभव और यश की शताब्दी आरंभ होती है। यह राजराज चोल या राजराज प्रथम के नाम से विख्यात था यह शासक, और सबसे प्रतापी शासकों में से था चोल वंश के। और यह नितांत स्पष्ट है कि विजयालय वंश के सारे महान चोल शासकों में कुछ दृष्टियों से राजराज प्रथम महानतम था। और तो राजराज प्रथम की योग्यता निस्संदेह बहुत अधिक थी और उसके उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम
ने उससे भी बढ़ चढ़ के काम किया। तो इनकी शानदार उपलब्धियों के कारण चोल वंश की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। राजराज के शासन का 30 वर्ष चोल राजवंश के इतिहास के निर्माण का काल है। उसके राज्यारोहण के समय अपेक्षाकृत एक छोटा सा चोल राज्य, जो कि राष्ट्रकूट आक्रमण से उत्पन्न विपत्ति से अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया था, वह राजराज के प्रथम के शासनकाल में एक बहुत ही मजबूत राज्य बन गया, बहुत ही संगठित राज्य बन गया, अच्छी तरह से सुशासित राज्य बन गया, साधनों से संपन्न हो गया, हर दृष्टि से समृद्ध हो गया, एक शक्तिशाली और पूर्णकालिक सेना से युक्त हो गया और बहुत ही सुदृढ़ और महान कार्यों को करने में सक्षम हो गया। तो राजराज प्रथम ने एक सुसंगठित साम्राज्य का निर्माण किया। इस महान राजा का व्यक्तित्व उसके कार्यों से भी अधिक आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। वह एक सज्जन और महान दूरदर्शी शासक था। अपने शासन के प्रारंभ में ही उसने केरल एवं पांड्य से युद्ध किया। पांड्य, केरल एवं सिंघल, ये 3 दक्षिण के राज्य चोल साम्राज्य के विरुद्ध संगठित थे। उसने अपना विजय अभियान दक्षिण दिशा से प्रारंभ किया। उसने मलयनाडु, उदग्रई और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका में पत्थर के एक चोल मंदिर का उसने निर्माण कराया और इसके द्वारा, इस निर्माण के द्वारा उसने एक तरह से श्रीलंका पर चोलों के अधिकार की मुहर लगा दी। अपना एक पहचान वहाँ पर उसने छोड़ दिया इस मंदिर के रूप में। तो उसके समय में अन्य दिशाओं में भी विजय यात्रा की गई। अब जैसे मैसूर के क्षेत्र में कुछ स्थानों पे गंगपाडी, नोलम्बपाडी, टडिगयपादी इत्यादि भी जो है उसके राज्य के अंग बन गए थे। मित्रों, पश्चिमी चालुक्य चोलों की बढ़ती हुई शक्ति से उदासीन नहीं थे और उनको ये भय था कि चोल जो है कहीं धीरे धीरे समूचे दक्षिण भारत पे अधिकार करके उनको पदच्युत न कर दे। तो तैलब द्वितीय और उसके पुत्र सत्याश्रय ने चोल सम्राट राजराज से लोहा लिया। उन्होंने राजराज का सामना किया। उत्तर दिशा में भी राजराज ने अभियान किए। उसका उद्देश्य उत्तर में परांतक प्रथम द्वारा शासित प्रत्येक राज्य को हस्तगत करना और अपने राज्य को और भी अधिक आगे बढ़ाना था। अपने शासनकाल के आरंभ में उसने उत्तर की ओर एक सेना भेजी। उसने राजराज को वेंगी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप इससे जो है इसके उपरांत राजराज को जो है वो वेंगी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। तो उसने वेंगी के शासक विक्रमादित्य से अपनी पुत्री कुंदना, जो कि राजेंद्र चोल की बहन थी कुंदना, उसका विवाह करके उसे अपना मित्र बना लिया। तो भीम का पतन एवं वेंगी का चोलों के अधीन हो जाना सत्याश्रय के लिए असह्य था, जो कि चालुक्य शासक था। और तो वास्तव में इसके बाद से वेंगी पश्चिमी चालुक्यों एवं चोलों के बीच झगड़े की जड़ बन गया। एवं कुछ अंतरालों को छोड़ करके, कुछ समय को छोड़ करके बीच बीच में लगभग 235 वर्षों तक वेंगी और चोलों के बीच युद्ध चलता रहा। मतलब एक युद्ध का रंगमंच सजा हुआ था दोनों के बीच में, जो कि 235 वर्षों तक बना रहा, चलता रहा। तो राजराज की अंतिम विजय मालदीव की विजय थी। यह एक नौसैनिक विजय थी और इसके बाद राजराज इस अंतिम विजय के बाद जो है वो उसका अंत हो गया। तो तंजौर में राजराज ने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था। तंजौर का भव्य शिव मंदिर हमें राजराज के शासन की
पुनरावृत्ति कराता है। इसे राजराज ने बनवाया था। यह दक्षिण भारत के इतिहास का एक सर्वोत्तम काल था, और हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना था राजराज द्वारा बनाया गया यह शिव मंदिर। यह तमिल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। अपनी डिजाइन और सरलता दोनों के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। यह विशाल मंदिर बीच की एक दीवार के द्वारा विभाजित है और उसके ऊपर सुंदर डिजाइन की एक नीची मीनार है। इसका पीठ बहुत शानदार है, जो कि पत्थरों के टुकड़ों को काट करके जोड़ा गया है। विशालकाय एकाश्मनंदी विमान तथा चारों ओर सरल एवं सुरुचिपूर्ण नक्काशी तथा अलंकरण, तरह तरह की डिज़ाइन, विमान पर बने आले और आलों में खुदी हुई भव्य मूर्तियाँ तथा अनेक शिलालेख, ये सारी जो विशेषताएं थी वो इस मंदिर की भव्यता की कहानी स्वयं करती हैं। पत्थरों की कटाई और जो तक्षण कला थी वो देखते ही बनती है। तो इनके कारण राजराज के समय की दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला की तुलना किसी भी अन्य काल के वास्तुकला से नहीं की जा सकती। यह अतुलनीय है, बहुत ही भव्य वास्तुकला है। राजराज के अधीन भूमि कर का निर्धारण करने के लिए सारे देश की भूमि का ठीक ठीक सर्वेक्षण और सही मूल्यांकन होता था। वर्तमान प्रशासन के सचिवों से मिलती जुलती एक दृढ़ केंद्रीय भूत व्यवस्था के निर्माण से देश का प्रशासन सुधरा। देश की प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया। उपयुक्त स्थानों पर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की नियुक्ति, लेखा परीक्षा एवं नियंत्रण की दृढ़ व्यवस्था इत्यादि उस काल के शासन की विशेषताएं थीं। राजराज ने एक अस्थायी सेना का निर्माण किया था, और एक खास बात ये थी कि उसने एक विशाल नौसेना का भी निर्माण किया था और श्रीलंका तक उसने विजय की थी। समुद्री विजय जो है इस बात का प्रमाण है कि उसके पास एक बहुत ही मजबूत नौसेना थी। तो ये बातें उसे दक्षिण भारतीय शासकों में महानतम सिद्ध करती हैं। और तो एक कट्टर शिव भक्त होते हुए भी राजराज धार्मिक मामलों में सहिष्णु था एवं सभी धर्मों को समान रूप से प्रश्रय देता था। राजराज ने स्वयं को कई उपाधियों से विभूषित किया था, जैसे चोलेंद्र सिंह, शिवपाद शिखर, क्षत्रिय शिखामणि, जननाथ, निगरिल शोल, राजेंद्र सिंह, चोल मार्तंड, राज्याश्रय, राजा मार्तंड, नित्य विनोद, पांड्य कुलाशनी, केरलांतक, शिगलांतक, रविकुल माणिक्य, तेलिंग कुलकाल। तो इस तरह की इतनी सारी उपाधियों से उसने अपने आप को विभूषित किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई भी शक नहीं कि उसने उस महान चोल साम्राज्य को अपने समय में एकदम भव्य ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा दिया, एकदम शिखर पर पहुंचा दिया। और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी भव्यता को और बढ़ाया, उसकी दृढ़ता को, उसकी सुदृढ़ता को और बढ़ाया, और चोल साम्राज्य की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। तो मित्रों, चोल साम्राज्य के विषय में जो पहला भाग था वो हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा भाग अगले वीडियो में उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो अगर यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।